हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे टॉर्क के बारे में। टॉर्क के बारे में बताए थे कि यदि कोई कॉइल है, कैसा भी कोई कॉइल है, चाहे सर्कुलर कॉइल है, चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल है, चाहे कैसा भी कॉइल है, इस कॉइल का एरिया सपोज दैट ए है, लेंथ एल है, ब्रेथ ए बी है, तो कहता है कि यदि इसको हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं, तो इस पर टॉर्क होता है, इस पर रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन मतलब टॉर्क लगता है। और इस टॉर्क का वैल्यू बताए थे, टॉर्क का वैल्यू होता है mb sin थीटा, जहां b क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, m क्या है, यह जो कॉइल है, एक कॉइल मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो a मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। सपोज दैट मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह काम कर रहा है, तो ये थीटा का वैल्यू है, तो थीटा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। साथ साथ ये भी बताए थे कि यह जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका वैल्यू होता है एन आई ए बी। एन आई ए बी हो गया साइन थीटा, जहां एन हो गया इसका नंबर ऑफ टर्न, इस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है, कितना रोटेशन है, कितना नंबर ऑफ टर्न है। आई क्या है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ए मतलब इसका एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड। एरिया का वैल्यू इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, एन आई एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, और तब बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये होता है मतलब इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न एन है, करंट आई फ्लो हो रहा है, एरिया का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ कॉइल का, बी है मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट का बीच का एंगल है। तो एक कॉइल में रोटेशन होता है, और रोटेशन जहां होगा तो वहां टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क का वैल्यू होता है एम बी साइन थीटा, या एन आई ए बी साइन थीटा, या एन आई एल बी बी साइन थीटा, ये होता है। अब इसका वैल्यू तो बता दिए थे, इसको ऑलरेडी वैल्यू को डिराइव कर दिए थे। अब यही टॉर्क के आधार पर आपको एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, used for detection and measurement of a small electric current in a circuit। कोई सर्किट है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन, जांच करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, एंड मेजरमेंट, चेक भी करते हैं, डिटेक्ट भी करते हैं, जांच भी करते हैं, और साथ साथ उसको मेजरमेंट करते हैं कि करंट का वैल्यू है कितना। मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, सर्किट में कितना, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, साथ साथ उसमें ये भी चेक करते हैं, उसमें ये मेजरमेंट करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट का वैल्यू कितना है। ये हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है? देखिए इसका कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, जैसा कि लास्ट क्लास में बताए थे, ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। कोई कॉइल है, कॉइल को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये टॉर्क इस पर लगता है। ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड experience a torque which magnitude depend upon the strength of current।
और ये जो टॉर्क लगता है, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, उसके करंट पर डिपेंड करता है। और करंट पर चूंकि डिपेंड करता है, इस तरह यहां करंट का मेजरमेंट करते हैं। अब करंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं इसका डिटेल में देखिए। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या कंस्ट्रक्शन है। पहले तो उसका कंस्ट्रक्शन देखें क्या उसका है, कैसे बना होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे बना होता है। देखिए अभी हम एक कॉइल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल हो सकता है, ये सर्कुलर कॉइल हो सकता है, कैसा भी कॉइल हो सकता है। ये देखिए एक कॉइल है, PQRS क्या है, एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये एल है, सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसी पर एक कॉइल लपेटा हुआ है। जिस तरह यहां हम कॉइल लिए हैं, एक कॉइल एक्चुअली डिटेल में है, एक कॉइल है PQRS एक कॉइल है, ठीक है। अभी कॉइल को यहां मतलब यहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, सस्पेंशन से लटका दिया है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप। एक धागा से लटका दिया गया है, एक धागा से लटका दिया गया है, और धागा में एक कनकेव मिरर लगा हुआ है। ये मतलब कनकेव मिरर। और ये दोनों तरफ जो देख रहे हैं ये है मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये जो कॉइल है नीचे से स्प्रिंग लगा दिया गया है सो दैट ये टाइट रहे, ये टाइट रहे। PQRS क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। PQRS एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। NS क्या है, ये NS क्या है, परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट। एक मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, हैविंग कनकेव पोल। एक कनकेव पोल रहता है। एक कनकेव पोल इसलिए रहता है ताकि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकले वो हमेशा परपेंडिकुलर निकले, ताकि ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, और यहां टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो एम एक कनकेव मिरर है, एम क्या है, एक कनकेव मिरर है। बी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वह मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकलेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। कनकेव से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है सो दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ये आप देख लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे बना होता है, एक कॉइल है, कॉइल के दोनों तरफ एक हॉर्सशू मैग्नेट रखा गया है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल में इस तरह का कनकेव सरफेस बना दिया जाता है सो दैट यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो परपेंडिकुलर निकलेगा और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। इस कॉइल को ऊपर फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप से लटका दिया गया है, एक धागा से लटका दिया गया है, एक मिरर लगा हुआ है, कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर का काम होता है डिफ्लेक्शन का मेजरमेंट करना, थीटा का वैल्यू डिफ्लेक्शन का मेजरमेंट करते हैं। और एक नीचे स्प्रिंग है, स्प्रिंग से इसको टाइट कर दिया गया है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हो गया कंस्ट्रक्शन। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये वर्क कैसे करता है, कैसे काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग देखें। देखिए अब इसका देखिए थ्योरी एंड वर्किंग। कौन सा थ्योरी है, क्या इसका वर्किंग है, कैसे काम करता है। ये जो कॉइल है PQRS, इस कॉइल का लेंथ मान लीजिए L, इस कॉइल का लेंथ हम मान लेते हैं L। B ब्रेथ ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का ब्रेथ चौड़ाई है B। N नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना है, N है। B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, B निकल रहा है। I क्या है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रहा है, कॉइल में I करंट फ्लो हो रहा है। एंगल अल्फा क्या लिए हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अभी हम बताए थे एक थीटा जो लिए थे, थीटा एक्चुअली क्या था, तो प्लेन पर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। यहां हम थीटा, यहां हम अल्फा मान रहे हैं। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन कॉइल के प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है अल्फा। तो जैसा कि आप जानते हैं, टॉर्क उस पर लगेगा, उस कॉइल पर टॉर्क लगेगा, और इस टॉर्क का वैल्यू होगा NIAB साइन अल्फा, जहां N है नंबर ऑफ टर्न है, I क्या है करंट का वैल्यू, A हो गया उस कॉइल का एरिया, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और साइन अल्फा। अल्फा बताए मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया। यदि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि बताए थे कि यदि एक कनकेव सरफेस रहता है मैग्नेट का, यदि कनकेव सरफेस रहेगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। इसी को हम लोग कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो अल्फा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो यहां टॉर्क जो होगा NIAB, अल्फा 90 तो साइन 90 1 हो गया, तो टॉर्क का वैल्यू हो गया NIAB। अब कहता है कि जब टॉर्क लगेगा, इस कॉइल पर टॉर्क लगेगा, तो कॉइल में रोटेशन होगा। कॉइल में रोटेशन होगा। एक कॉइल किससे हम लटकाए हुए हैं? एक धागा से लटकाए हुए हैं। धागा किससे बना हुआ है? फॉस्फर ब्रोंज का एक धागा बना हुआ है, स्ट्रिप बना हुआ है। तो कहता है कि एक कॉइल जब रोटेट करेगा तो ये जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है उसमें ऐंठन होगा, ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा। तो धागा में ट्विस्ट होगा। फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप जो है वो जो इसमें कॉइल में जो रोटेशन होगा उस रोटेशन को कंट्रोल करेगा, मतलब रोटेट नहीं करने देगा। ये कॉइल में इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। ये जो कॉइल में जो टॉर्क लग रहा है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, मतलब डिफ्लेक्ट करेगा, और धागा उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क। वही कह रहा है फॉर रेडियल ए हो गया, दिस टॉर्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, मतलब कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा। नाउ ए रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द कॉइल। एक रिस्टोरिंग टॉर्क कॉइल में सेटअप होगा। कैसे? क्योंकि उस पर एक फॉस्फर ब्रोंज का लगा हुआ है धागा। धागा उसको रोटेट नहीं होने देगा, कंट्रोल करेगा, रिस्टोर करेगा। धागा चाहेगा कि जैसे कॉइल जैसे पहले स्थिति में था उसी स्थिति में रहे, मतलब कॉइल को रिस्टोर करेगा। अब धागा क्या कर रहा है? उसको रिस्टोर कर रहा है। कॉइल क्या कर रहा है? उसको रोटेट कर रहा है। तो नाउ ए रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द कॉइल। कॉइल में एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा ड्यू टू फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के कारण। कहता है थीटा इज द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिप। धागा में कितना रोटेशन हुआ? मान लेते हैं थीटा कहीं बैलेंस करेगा, थीटा पर बैलेंस कर रहा है। थीटा विद द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिप। तो कह रहा है कि ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है टाउ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा रोटेशन होगा रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसको इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं। इसको इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लिए, टॉर्क के थीटा। टॉर्क इक्वल टू हो गया के थीटा, जहां के क्या है? कांस्टेंट है। फिर के क्या है? के को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट।
K is a constant. This constant is called, this constant is restoring torque per unit twist in the strip. स्ट्रिप में, धागा में क्या है? K कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? दिस कांस्टेंट इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इन द स्ट्रिप. धागा के पर यूनिट ट्विस्ट में कितना रिस्टोरिंग टॉर्क है ये बताता है. इसको टॉर्सन कांस्टेंट भी कहते हैं. इसको टॉर्सन कांस्टेंट भी कहा जाता है. इसको टॉर्सन कांस्टेंट भी कहते हैं. अब कहता है कि ये जो टॉर्क लग रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कॉइल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है वो डिफ्लेक्ट करेगा और ये जो धागा है उसको कंट्रोल करेगा. तो कंट्रोल मतलब रीस्टोर करेगा. तो कहीं पर बैलेंस होगा. तो जब बैलेंस करेगा उस समय ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा. तो कह सकते हैं इन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क becomes equal to restoring torque. ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है τ1, इसको τ2 कह दीजिए, इसको τ2 कह दीजिए. τ1 इक्वल टू τ2. τ1 का वैल्यू क्या है? NIAB. और डिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू क्या है? K इंटू थीटा, K थीटा. तो यहां से यदि हम K I का वैल्यू निकालें, I का वैल्यू तो हो जाएगा K थीटा बाई NAB. इसको हम लोग K NAB थीटा. अब यहां देखिए K क्या है? एक कांस्टेंट है. नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल ये भी कांस्टेंट है. ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है. बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट है. जब सारा चीज कांस्टेंट है तो इसको कह सकते हैं I is directly proportional to theta, where K by NAB. इसको G से हम लोग डिनोट करते हैं. इसको कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो अब क्या हो गया? तो I का वैल्यू क्या हो गया? G एक कांस्टेंट हो गया, G इंटू थीटा. तो G हो गया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. इस तरह यदि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का वैल्यू, कोई गैल्वेनोमीटर है स्टैंडर्ड कांस्टेंट क्वांटिटी होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का, ये तो फिक्स्ड है. टॉर्सन K क्या है? टॉर्सन कांस्टेंट है. नंबर ऑफ टर्न ये भी कांस्टेंट है. कॉइल का एरिया कांस्टेंट है. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. ये सारा वैल्यू निकल जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकल गया. जब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकल गया तो कितना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन का वैल्यू जो देखे थे अभी फिगर में, जो मिरर है M, मिरर से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं. इस तरह कितना डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन निकाल करके हम करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इस तरह
गैल्वेनोमीटर के सहायता से, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सहायता से हम लोग करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। साथ साथ ये भी पता चलता है यदि करंट होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, मतलब डिफ्लेक्शन होगा तो हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि करंट का वैल्यू कितना, करंट है, फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये जब वैल्यू बढ़िएगा, जी का वैल्यू बढ़िएगा, थीटा का वैल्यू बढ़िएगा, तो इससे करंट का वैल्यू हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह हम लोग कोई गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हो गया प्रिंसिपल, हो गया थ्योरी, हो गया वर्किंग, हो गया कैसे काम करता है। अब हम लोग जरा देखें गैल्वेनोमीटर में और थोड़ा सा पढ़ना है। एक पढ़ना है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये जरा हम लोग देखें। देखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है। सेंसिटिविटी टर्म बहुत ज्यादा सेंसेशन है। सेंसिटिविटी नाम से ही लग रहा है, कोई गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी का मतलब हुआ उसमें थोड़ा सा भी करंट हो अब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, मतलब ज्यादा सेंसिटिव है। क्या कहेंगे, ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन even when a small current is passed through it or a small voltage is applied across it। मतलब यदि उस गैल्वेनोमीटर में एक छोटा सा भी करंट पास करे तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, या थोड़ा सा भी हम पोटेंशियल डिफरेंस दें तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो। ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन। छोटा सा भी करंट पर बहुत लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन हो, इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। यदि छोटा सा भी करंट दे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, या और ए स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट, थोड़ा सा भी हम वोल्टेज दें तो उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, तब इसको हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए स्मॉल करंट फ्लो थ्रू इट। यदि कोई गैल्वेनोमीटर में एक छोटा सा भी हम करंट दें तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, तो इसको हम लोग कहेंगे करंट सेंसिटिविटी। It is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current is flow through it। यूनिट करंट दे तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को हम लोग IS से डिनोट करते हैं। I मीन्स करंट, S मीन्स सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू हो गया थीटा बाई आई। जैसा कि अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, I इक्वल टू के बाई एन बी ए थीटा, तो थीटा बाई आई का वैल्यू हो गया एन बी ए बाई के, जहां एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया उसका एरिया और के हो गया टॉर्सन कांस्टेंट। इस करंट सेंसिटिविटी का यूनिट हो जाएगा थीटा बाई करंट है तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर एम्पियर। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, नाम से ही वोल्टेज से क्या सेंसिटिविटी है, मतलब हम यूनिट थोड़ा सा भी हम लोग दें, वोल्टेज दें, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस दें तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। यदि कोई गैल्वेनोमीटर में हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस दें, यूनिट वोल्टेज दें, तो जो डिफ्लेक्शन होता है उस डिफ्लेक्शन को कहा जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग VS से डिनोट करते हैं। V मीन्स वोल्टेज, S मीन्स सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इसका वैल्यू होता है थीटा बाई V। तो थीटा बाई V कहिए,
थीटा बाई वी को हम लोग करंट कर दिए, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अभी थीटा बाई ए का, थीटा बाई आई का वैल्यू भरे थे एन बी ए बाई के, तो एन बाई ए बाई के आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, तो मतलब एन बी ए बाई के हो गया आई एस, आर डिवाइड बाई आर, जहां आर क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यदि करंट सेंसिटिविटी में हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हो जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। आर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर तो हो गया रेजिस्टेंस हो गया, मतलब करंट सेंसिटिविटी को यदि हम लोग रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हो जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब जरा देख ले हम लोग थोड़ा सा, फैक्टर ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड। यह जो सेंसिटिविटी है, मतलब करंट सेंसिटिविटी है या वोल्टेज सेंसिटिविटी है, कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो चाहे ये करंट सेंसिटिविटी हो चाहे वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, क्या है, किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है, देखिए यहां भी एन है, यहां भी एन है। नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा रहेगा, करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जितना स्ट्रांग होगा, करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल का एरिया ए पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा। कॉइल का एरिया बड़ा होगा, जितना बड़ा कॉइल होगा उसका सेंसिटिविटी उतना ज्यादा होगा, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। टॉर्सन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय के, यहां भी के है, टॉर्सन कांस्टेंट नीचे है, मतलब टॉर्सन कांस्टेंट का वैल्यू जितना कम होगा, के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी उतना ज्यादा होगा। के मतलब टॉर्सन कांस्टेंट का वैल्यू कम होना चाहिए, टॉर्सन कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, मतलब करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो यह है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कैसे, इसका क्या कौन सा प्रिंसिपल है, कैसे थ्योरी है, कैसे कंस्ट्रक्शन है, क्या इसका सारा चीज इसमें हम लोग देख लिए। साथ साथ ये भी देख लिए करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी देख लिए, साथ साथ ये भी देखे कि ये सेंसिटिविटी कौन कौन पर डिपेंड करता है, कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद आपको देखना है एक और छोटा छोटा दो इंस्ट्रूमेंट जानना है। एक को कहते हैं अमीटर, दूसरे को कहते हैं वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये अमीटर वोल्टमीटर कैसे बनता है। एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।